Hey guys! Welcome to India's largest and the most impactful level tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहां पर देख पा रहे और सुन पा रहे हैं तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में लगा देंगे नारा। सुनील भैया क्या लगाएंगे नारा? बोलेंगे भारत माता की जय। एक बार फटाफट से मेरे प्यारे भाई बहन जल्दी से एक बार भारत माता की जय लिख दीजिए इनटू द चैट बॉक्स। इससे मेरे दोस्तों मुझे यह समझ में आ जाएगा कि आप मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। क्या बात है सुनील भाई, बिल्कुल देख पा रहे, बिल्कुल सुन पा रहे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया। फटाफट से भारत माता की जय इनटू द चैट बॉक्स। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कृति, सोनाली, पलक, भानु, क्या बात है, अमजान, नाव्या, कृष्णा, मान्या, मयंक, अदिति, नोवी, क्या हाल है दोस्तों? दिल से मेरे सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज स्टार्ट कर रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सारे के सारे रेडी हो? मजा आ रहा है? लास्ट क्लास देखी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन लगा, मजा आया। हां, आज आईआईटी जेई का एक सवाल कराऊंगा जो होमवर्क में दिया था, और उसको कराने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो नोट्स है एक बार ओपन करके रख लेना। ठीक है, तो पहले तो आज की क्लास में आप क्या कराओगे सुनील भैया? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कराऊंगा, लेकिन माय ओन पेडागॉजी फ्लो। मैं आपको उस फ्लो में कराऊंगा जिस फ्लो में जरूरी है। मैं पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूं, मैं आपको उस फ्लो में कराऊंगा जिस फ्लो में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन संसार में आए। अच्छा, क्या डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले सारे लॉज आ गए? नहीं, 4 आए थे, बाकी के 2 बाद में आए। तो मैं आपको पहले आज 4 करवाऊंगा, फिर डेल्टन साहब की थ्योरी बताऊंगा, फिर बाकी के 2 लॉ बताऊंगा, और हर एक चीज के पीछे का कारण आपको मिलेगा। ठीक है ना? कि भैया एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जो है वो डेल्टन के बाद पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि एवोगैड्रो साहब डेल्टन साहब को गलत साबित कर देते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसलिए डेल्टन साहब के बाद में ही पढ़ेंगे। किताब में भले ही पहले दे रखी है, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फ्लो जो होगा वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होगा, केमिस्ट्री के हिसाब से होगा। ठीक है भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अभिजीत भाई अभी तबियत सही है, बस अभी भी मैं गलती कर रहा हूं कि मैं ना गर्म हवा में ना, लू में दिन के समय ऑफिस आ रहा हूं, है ना, तो गाड़ी पे आता हूं 2 व्हीलर पे, तो उससे मेरे को ऐसा लगता है कि फिर से तबियत खराब ना हो जाए। आई थिंक ये मेरे लिए अभी बहुत गलत पॉइंट है, मुझे इस पे नहीं आना चाहिए, बट क्या करूं, रोज इसी में ही आ जाता हूं मैं। चलिए कोई ना, होमवर्क का डिस्कशन करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये मैंने आपको दिया था। मजे की बात है, इस सवाल का जो सोल्यूशन है हर ऑनलाइन वेबसाइट पे गलत है। आप जितनी भी वेबसाइट्स पे जाएंगे वहां पर इसका सोल्यूशन गलत दे रखा है। आपको मेरी बात सुन के लग रहा हो क्या अजीब सी बात कर रहे हो? सही बता रहा हूं, अगर यह सवाल आईआईटी के अंदर आया है तो आपको लगता है कि आईआईटी जेई का सवाल एक छोटा सा कंसेप्ट टेस्ट कर रहा होगा एडिशन का, हर कोई बस इसमें 3 वैल्यू को ऐड कर रहा है और सिग्निफिकेंट फिगर बता के चला जा रहा है। तुक्के से आंसर सही आना और कंसेप्ट से आंसर सही आने में अंतर है। इस सवाल को सुनना और समझना। आईआईटी का सवाल है, हल्के में मत लेना। यहां पर 2 कंसेप्ट लगेंगे एक साथ, तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। मेरे सारे प्यारे भाई बहन पूरा फोकस यहां देंगे, ध्यान से सुनना बेटा। A student performs titration, ये क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन में बताऊंगा, अभी फोकस नहीं करना। इसमें होता है ना बेबी पिंक कलर अपन अटेन करते हैं, वही वाला एक्सपेरिमेंट। तो a student performs titration with different butyrates and find the titrate value to be 25.25 ml, 25.25 ml। एक तो है 25.2 ml, एक है 25.25 ml और एक है 25 ml। तो एक बालक, एक छोकरा है, टाइट्रेशन करते समय 3 रीडिंग्स लेकर आता है। ठीक है, हाँ, मैं अगेन कह रहा हूं, आप जिस भी ऑनलाइन सोर्स पे फोकस कर रहे हो उसका सोल्यूशन गलत है, वहां पे सुन लेना, अभी तुम्हें खुद विश्वास हो जाएगा। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब देखो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपने 3 रीडिंग्स ले ली है, आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एवरेज वैल्यू पे बताना है। एवरेज वैल्यू पे आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। अब जहां भी आप इस सोल्यूशन को देखेंगे, क्योंकि जब मैंने पहली बार सॉल्व किया, मैंने अपने मेथड से सॉल्व किया, मैंने कहा चलो वेरीफाई कर लेते हैं। अब जहां वेरीफाई किया उन्होंने सबने गलत तरीके से सॉल्व किया, तो मैं ही कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार मैं सही कर रहा हूं कि ये सही कर रहे हैं। फिर
बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज पे रिसर्च किया, अच्छे डॉक्यूमेंट्स को देखा, तो पता लगा कि अपना कंसेप्ट सही है। तो आपको मैं वही कंसेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैथ्स का एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है एवरेज। अब ये नॉर्मल एवरेज है, वेटेड एवरेज वगैरह नहीं है, नॉर्मल एवरेज। सो एवरेज का मतलब क्या होता है, आप सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे सुनील भैया, यानी 25.2 प्लस 25.25 प्लस 25, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है जी। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर के दो ऑपरेशंस काम करेंगे। सबसे पहला एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा कॉपी को ओपन करो बेटा, एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपको इनको ऐड करना है। ऐड करना है मतलब कि इसको और इसको ऐड करना है, जोड़ना है। पहले इनका सम लेना है, डिवाइड बाय 3। अब एक एक चीज को बहुत गौर से सुनना। सुनील भाई 25.2, उसके बाद 25.25 और 25। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं सुनील भाई, तो ये बनता है आपके पास 5, ये बनता है 4, ये बनता है 5, हाथ लगी 1, ये हो जाएगा 75.45। लेकिन मेरी बात को पहले गौर से सुन लो, पहले मेरी बात को गौर से सुन लो। आपको मैंने एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या बताया था कि बेटा सबसे पहले आपको लिमिटिंग टर्म ढूंढनी है। लिमिटिंग टर्म कौन सी होती है? लिमिटिंग टर्म वो होती है जिसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ प्लेसेस हो। तो यहां पर आपकी ये भी लिमिटिंग टर्म हो सकती है और ये भी आपकी लिमिटिंग टर्म हो सकती है। इनके पास डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो ये आपकी लिमिटिंग टर्म हो गई। अब ये लिमिटिंग टर्म हो गई, इसका मतलब जो फाइनल आंसर आएगा, ध्यान से सुनो, वो एक डेसिमल प्लेस तक आएगा। एक डेसिमल प्लेस तक आएगा, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट होनी चाहिए। जब हम इन तीन नंबर को ऐड करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद दो डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद एक डिजिट होनी चाहिए। तो 75.45 को अब मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ के लिए मैं आपका प्रिंसिपल लगाऊंगा। कौन सा सुनील भैया? 5 से ज्यादा होता तो +1 हो जाता, इसमें 5 से कम होता तो कुछ नहीं होता। 5 होता है तो हम ये देखते हैं कि डिजिट इवन है या डिजिट ऑड है। अगर इवन है तो नो चेंज, अगर ऑड है तो +1, इवन है तो नो चेंज। इसका मतलब यहां पर फाइनल वैल्यू आएगी 75.4। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 75.4 डिवाइडेड बाय 3। अब डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो बेटा, दो कंसेप्ट लगेंगे, इसीलिए कह रहा हूं आईआईटी का सवाल था। तुक्केबाजी में आंसर तो हर कोई लेकर आ रहा है, तुक्केबाजी से आंसर नहीं आएगा इसमें। तुक्केबाजी से तो आंसर हर कोई लेकर आ रहा है, तुक्केबाजी में 3 लगा देते हैं लोग। न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, कैसा सवाल है? न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना पूरी बात को, पूरी बात को सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आपको वैल्यू टाइप करनी है ना? क्लियर है? मजा आ रहा है? अब देखो, जब आप डिवीजन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का, तो कंसेप्ट क्या बताया था मैंने? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लिमिटिंग टर्म कैसे निकालोगे? जिसके पास लिमिटिंग टर्म कौन सी होगी? लिमिटिंग टर्म कौन सी होगी? लिमिटिंग टर्म वो होगी जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अग्रीड? हाँ। और फाइनल आंसर के अंदर लिमिटिंग टर्म में जितने सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही होने चाहिए। यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये मेरा एग्जैक्ट नंबर है 3। एग्जैक्ट नंबर के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? जल्दी से बताइए। एग्जैक्ट नंबर के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 एग्जैक्ट नंबर है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये जो 3 नंबर है,
75.4 को डिवाइड किया 3 से, ये एग्जैक्ट नंबर के कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट। वेरी गुड, ये होते हैं अपने प्यारे बच्चे, तो इनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके पास कितने हैं? इसके पास कितने हैं? इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 7, 5 और 4। इसके पास इनफाइनाइट है। लिमिटिंग टर्म क्या होगा? 75.4 है ना? ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर लिमिटिंग टर्म। और लिमिटिंग टर्म में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो लिमिटिंग टर्म में 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर विल ऑल्सो हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से आंसर निकालना होता है बेटा। आईआईटी के अंदर आया था सवाल, हल्के में आएगा क्या? कंसेप्ट पूछते हैं वो, ये कंसेप्ट था पूरा का पूरा। 2 कंसेप्ट थे, एक ये और एक ये। फिर से समझाऊंगा, नहीं समझ में आया फिर से समझाऊंगा, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया। फिर से सुनो, एक बच्चे ने टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट किया। टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट करते समय उसे 3 वैल्यूज मिली, तो सामने वाले बंदे ने कहा तीनों का एवरेज लेके एवरेज वैल्यू बताओ। अब एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसको, इसको और इसको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लगाएंगे। 25.2, 25.25, 25 ऐड कर दिया। हां, अब ये जो फाइनल आंसर है, इसमें आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए वो देखने के लिए हम निकालेंगे लिमिटिंग टर्म। लिमिटिंग टर्म में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ये लिमिटिंग टर्म है, ये लिमिटिंग टर्म है। यहां पे तो 2 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, तो ये लिमिटिंग टर्म हो गई। फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए, जैसे यहां पर। तो 75.45 को मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करूं तो 75.4 होगा। क्यों? 5 अगर इवन होगा, 5 अगर इवन होगा तो नो चेंज, ऑड होगा तो +1, इवन था तो नो चेंज। 75.4 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हां। डिवाइड बाय 3, हां। एग्जैक्ट नंबर है तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हां। 3.000000000 इनफाइनाइट होंगे। तो डिवीजन में जो लिमिटिंग टर्म होती है उसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये लिमिटिंग टर्म होगी। इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास तो इनफाइनाइट है, तो ये लिमिटिंग टर्म हो गई। अब लिमिटिंग टर्म में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, फाइनल आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 3 आंसर आएगा। मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया तो अब दिल बना दो। मजा आया? आईआईटी का फील आया? दिल बना दो, दिल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दिल बना दो फटाफट से, ठीक है भाई। अक्षय कह रहे सर टाइट्रेशन बेटा ये रिडॉक्स में बताएंगे, टेंशन मत लो, ये रिडॉक्स में आएगा। अभी इस पे चले जाएंगे तो बहुत लंबा गेम चला जाएगा, ठीक है। मजा आ गया? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये लास्ट क्लास के कंसेप्ट से रिलेटेड था। अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी है प्लीज वापस से देखना, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चल, अब मैं आपसे पूछता हूं यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? इससे मैं आपका कंसेप्ट रिवीजन कराऊंगा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर या डिजिट्स आर हियर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सारे के सारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? प्लीज टेल मी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा और रिवीजन भी करा दूंगा। इस एक सवाल से आपको रिवीजन भी करा दूंगा। अच्छा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। मेरी हर एक बात को बहुत गौर से सुनना, तुम्हारे लिए अमृत का काम करेगी। ध्यान से सुनना। सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट से, मतलब ये नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले जीरोज, जीरोज बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स, है ना बेटा? ये नॉन जीरो डिजिट है, इससे पहले आने वाले सारे जीरोज, नॉन जीरो डिजिट्स
आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लीडिंग जीरोस। एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, फॉरेन ऑथर्स की किताबों में इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, फॉरेन ऑथर्स इसी तरीके से बताते हैं। तो जो नॉन जीरो डिजिट है, जैसे ये नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले जितने भी जीरोस हैं, ये आपके जीरोस बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, ये 000 बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इन्हें लीडिंग जीरोस कहते हैं। दीज आर प्लेस होल्डर्स, ये प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं, मतलब ये डेसिमल की प्लेस बताते हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आइए बेटा दूसरी चीज पे फोकस करते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि ये सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जी भैया मजा आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। सुनील भैया नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मजा आ गया, वाह यार क्या मजेदार बात बता दी आपने, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये जीरोस, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लास्ट क्लास में भी बताया था, है ना। अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे ये है, तो ये आपकी नॉन जीरो डिजिट है, ये भी आपकी नॉन जीरो डिजिट है, चार आपकी नॉन जीरो डिजिट है ना बेटा, ये दोनों आपकी नॉन जीरो डिजिट्स है, इनके बीच में आ रहा है, एक तरीके से सैंडविच कर रहे हैं अपन इसको, ये नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट, तो ये सिग्निफिकेंट इसीलिए है कि अगर मान लो मैंने मेजरमेंट किया 4004 किलोग्राम, तो मेरे भाई 4004 किलोग्राम, तो ये जीरो की यहां पर बीच में क्या है, वैल्यू है। और इन जीरो को हम पता है क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कैप्टिव जीरोस या कैप्टिवेटेड जीरोस। कैप्टिव जीरोस का मतलब क्या है, जो इन दोनों के बीच में जकड़े हुए हैं, समझ गए, मजा आ रहा है। अरे इन दोनों के बीच में जकड़े हुए हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जकड़े हुए हैं, बंद है, कैप्टिव जीरोस। नॉलेज के लिए याद रखो, अच्छे नॉलेज के लिए याद रखो, ठीक है। तो कितनी सिग्निफिकेंट हो गई, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट हो गया, बाकी दो जीरोस पे आओ, आ जाओ सुनील भैया, मजा आ रहा है, फुलटूस मजा आ रहा है। अब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपने लास्ट क्लास में बताया तो था, इन्हें हम कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस। तो जीरोस, जीरोस दैट कम आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट। देखिए नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले जीरोस लीडिंग जीरोस, नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जीरोस ट्रेलिंग जीरोस, इन्हें हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरोस। समझ में आ गई बात, रिवीजन हो रहा है, मजा आ रहा है, हां जी भैया मजा आ रहा है। ये नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जीरोस हैं, इन्हें हम ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। सो जीरोस दैट कम आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहे हैं ना भाई, 4 और 5 के बाद आ रहे हैं, तो ट्रेलिंग जीरोस। समझ में आ रहा, फील आ रहा है, हां। अच्छा अब ये सिग्निफिकेंट होते हैं क्या, ये जीरोस अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड में हो तब भी सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के राइट साइड में हो तब भी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन लेफ्ट और राइट साइड ऑफ डेसिमल आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट। एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जीरोस है ना, ये ट्रेलिंग जीरोस कौन से जीरोस हैं, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जीरोस ट्रेलिंग जीरोस हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास है 5, ये है 0, ये डेसिमल और ये 0 0, तो मेरे राजा बेटा एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जीरोस क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ट्रेलिंग जीरोस, ठीक है। हां जी भैया, एक नॉन जीरो डिजिट है ना, ये नॉन जीरो डिजिट है ना बेटा,
कैसी डिजिट है बेटा? नॉन जीरो डिजिट है। तो सुनील भैया नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जीरोस, नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जीरोस ट्रेलिंग जीरोस। डेसिमल के लेफ्ट पे हो चाहे राइट में हो, सारे के सारे सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। फील दिला पा रहा हूं क्या? अरे मैं फील दिलाने के लिए आता हूं, फील दिला पा रहा हूं क्या? जल्दी से बताओ। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ। तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए राजा बेटा? और रानी बेटी, रानी बेटी, रानी बेटी, ए रानी बेटी बेटा, मेरे प्यारी भाई बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो तुम्हें अच्छा लगे, मेरे भाई बहन हो, मेरे दोस्त बनना चाहते हो, दोस्त बन जाओ। 1 2 3 4 पीडब्ल्यू की जय जयकार। 5 6 7 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? ये सातों के सातों सिग्निफिकेंट है। अरे मजा आया कि नहीं आया बताओ? रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? 7 सिग्निफिकेंट फिगर। मजा आ रहा है? फील आना चाहिए। देखो फिर से एक बार रिवीजन। नॉन जीरो डिजिट है 4, इसके पहले आने वाले सारे जीरोस आपके लीडिंग जीरोस होते हैं। ये प्लेस होल्डर भी कहलाते हैं, बिकॉज ये डेसिमल की प्लेस दिखाने के लिए होते हैं। अगर मैं डेसिमल को इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, इसीलिए इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। ठीक है? जैसे मैंने बोला 0.007 किलोमीटर को मैं 7 मीटर भी लिख सकता हूं, है ना? ये वाली बात है। तो ये लीडिंग जीरोस, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये जो जीरोस हैं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले, इन्हें कैप्टिव जीरोस कहते हैं, दीज आर सिग्निफिकेंट। ये जो जीरोस है नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले, इन्हें ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। जीरोस दैट कम आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जीरोस क्या कहलाते हैं? ट्रेलिंग जीरोस। ये सिग्निफिकेंट होंगे चाहे डेसिमल के लेफ्ट में हो चाहे डेसिमल के राइट पे हो। ये भी सिग्निफिकेंट, ये सब सिग्निफिकेंट है। ठीक है भाई? अब देखो एक होमवर्क का सवाल दिया, जल्दी से बता दो। ये होमवर्क एनसीईआरटी का दिया था तुमको, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.20। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर पे इतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आईआईटी में एक सवाल भी यहां से आ जाए या नीट में आ जाए, आप हिला दो सवाल को। ठीक है? और हर एक टॉपिक में ऐसे ही पढ़ाऊंगा डीप में, क्या आप हर एक सवाल हिला के आओ वहां पे। एनसीईआरटी का सवाल जल्दी बताओ। राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है? 34.2। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंशिका, अभय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, अब यहां पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड अप करना है, कब तक? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। मतलब इन डिजिट्स को आपको राउंड ऑफ करना है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। सवाल को समझिए, सवाल कह रहा है कि भाई साहब आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ कर दो, इसको, 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 सबको। तो मैंने बोला कि देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है तो सबसे पहले 34 तो यहां ही जाएगा पॉइंट। अब यहां पर मैं 2 लिखूं कि 3 लिखूं, तो इसके लिए मुझे जस्ट आगे वाले डिजिट को देखना पड़ेगा। ये 1 है, लेस देन 5 है, तो इस डिजिट पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 34.2 आंसर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां से 3 पे आओ, ये 0 भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। हाँ, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए, पहले तो आप लिखेंगे यहां पे 1 0 डेसिमल। 4 लिखना है कि 5 लिखना है, ये देखने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा। अरे भाई साहब ये तो 1 है, 5 से कम है ना? 5 से कम है ना? तो इस वाली प्लेस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। 10.4। इधर आओ, ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, भगा दो इसको, लीडिंग जीरोस है। तो क्या लिखोगे? 0.0, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी 0, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 4 4 5 9। अब 9 के पहले वाला डिजिट देखो, इधर वाला, ये 2 सिग्निफिकेंट हो गया, ये तीसरा सिग्निफिकेंट हो गया, 3 सिग्निफिकेंट है। तो इस डिजिट को देखोगे, ये तो 7 है, 7 है, 7 है, तो ये क्या करोगे? +1 करोगे इसमें। भाई ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तो ये हो गई 4 5 9 सिग्निफिकेंट हो गया। अब अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो इस नंबर को देखना पड़ेगा, इसके जस्ट आगे वाले को। 5 से ज्यादा है, 7 है, यहां पे +1 कर दोगे, +1 कर दोगे तो 10 हो जाएगा। 0 हाथ से लगी एक, तो ये हो जाएगा 4
6 0 हो जाएगा। यहां पे याद रखना 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस पे, ये 3 ये 3 ये 3। अब देखो लास्ट वाला बताओ, कौन बताएगा ना भाई, कौन बताया, कौन बताया, लास्ट वाला, लास्ट वाला। सबका सही है, सबका सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड 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 वेरी गुड। अरे ये कौन बताएगा रे यार, ये मेरा फेवरेट है यार, ये मेरा फेवरेट है यार, ये कौन बताएगा, जल्दी बताओ कौन बताएगा मुझे आंसर। नाटी बॉय फंस गए। अरे बेटा राउंड ऑफ करना है तो इसमें अपन को दिमाग भी तो लगाना है। राउंड ऑफ करना है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसको मैं 281 लिख दूंगा। 4 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दोगे तुम, हैं? इतने नोटी बॉय हो गए तुम, हैं? बेटा ये 4 डिजिट का नंबर है, इसको 3 में कन्वर्ट करके राउंड ऑफ करोगे? ऐसा कौन सा राउंड ऑफ है? ये कहां सीखा राउंड ऑफ? अब मान लो 50.56 है तो तुम उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दोगे या 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दोगे? ये 2808 था तो तुमने इसको 281 कर दिया, तो ये जीरो इधर, अरे जब इतना दिमाग लगा ही रहते मेरे भाई तो 281 और जीरो लगा देते। अब बताओ इस जीरो की कोई इज्जत है क्या? जब तक डेसिमल प्लेस नहीं आएगा इसकी कोई इज्जत नहीं है। अभी तो बताया रे यार, ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ डेसिमल। यहां डेसिमल आया क्या? ट्रेलिंग जीरोस यानी नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाले जीरोस। अरे मेरे बेटा नॉन जीरो डिजिट के बाद आने वाला जीरो, आप कहोगे सुनील भैया ये जीरो सिग्निफिकेंट है, मैं कहूंगा नहीं है, लास्ट क्लास में बताया था। इस जीरो की इज्जत तुम तब करोगे जब तुम श्योर होगे। तुम यहां पे डेसिमल लगा के श्योर हो जाओ, 2128110 ही आंसर है। तुमने यहां पे डेसिमल लगाया क्या? सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन लेफ्ट और राइट साइड ऑफ डेसिमल। अरे यहां पर डेसिमल थोड़ी है कि ये सिग्निफिकेंट होगा, यहां पर डेसिमल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो 281 में राउंड ऑफ कर दो, 281 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए? समझ गए ना? देखो मुझे यहां पे ये देखो 3 डिजिट को कंसीडर करना था, ये 3 डिजिट को कंसीडर करना था। इसके आगे वाले डिजिट क्या है? 8 है। राउंड ऑफ करने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। इसको +1 करा और ये 0 तो लिखोगे ना। 4 डिजिट को तुमने 3 डिजिट में राउंड ऑफ कर दिया तो लोग आए कहेंगे सुनील भैया क्या पढ़ा रहे हो आप, हैं? 4 डिजिट को 3 में कन्वर्ट करना सिखा रहे हो उनको। 4 डिजिट 4 में ही रहेगी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहां पर 3 है। समझ गए? अरे मेरा नाम मत खराब कर देना रे। समझ गए? हाँ चलो, नोटी बॉयज हो यार तुम लोग, नोटी बॉयज। चलो जल्दी लिखो बेटा, जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो सुनील भैया मजा आ गया, ओपी आए भैया, आए भैया का नारा, सुनील भैया सबसे प्यारा। ओ भाई ये सही बन गया यार। ठीक है चलो। हाँ इसको n इंटू 10 की पावर n पे भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लोड मत लिया करो, उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हाँ मजा आ रहा है ना? हाँ कंसेप्ट फील हो रहा है, रटना तो नहीं पड़ रहा। रटना लगे तो बता देना कि भाई साहब रटना पड़ रहा है, मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब बता दूं क्या? ये देखो इसका मतलब बताता हूं मैं। अगर मान लो मैंने ये लिखा तो मैं अनश्योर हूं इस डिजिट को लेके, इसके लिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं डेसिमल लगा देता तो मैं आपको कह रहा हूं 2810 डेसिमल, यानी मेरे जीरो की इज्जत है। यहां पर 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3, लेकिन मैंने 0 लिखा, यानी 0 मेरा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं 0 को लेकर श्योर नहीं हूं। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। आइए अब आज एक मेरा भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सुनील भैया मैं हिंदी मीडियम से हूं, आप प्लीज हिंदी में टर्म्स लाया करो। तो भाई देखो आपने मुझे रिक्वेस्ट करा था, एक भी बच्चा जो मुझे भूलेगा मैं वो करूंगा, है ना? कोई भी बच्चा दुखी नहीं हो। भाई आपने बोला था अंग्रेजी को हिंदी में लाना, लो भाई हिंदी में लेके आया। मैं देखो जितना ला सकता उतना लेके आया हूं। मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूं, आई एम नॉट फ्रॉम हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं रहा, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में टर्म्स लाऊं, मैं सारे टर्म्स लेके आया हूं हिंदी में ज्यादातर, है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन्हें हम कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। अब रासायनिक संयोजन के नियम क्या बताते हैं? यानी वो नियम जो आपको यह बताए किस प्रकार से एलिमेंट्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से चीजें
कंबाइन करती है, एलिमेंट कंबाइन करते हैं, तत्व कंबाइन करते हैं और कंपाउंड यानी यौगिक बनाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स इज गवर्न्ड बाय दीज बेसिक लॉज। यानी कि आपके तत्व किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे या एलिमेंट किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे और कंपाउंड यानी यौगिक का निर्माण करेंगे, उस चीज को गवर्न करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लास 9th में आपने पहले 3 पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, और कुछ टीचर जैसे मैं भी मल्टीपल प्रोपोर्शन भी 9th में पढ़ाता हूं, तो वो आप पढ़ के आए होंगे, कुछ आपको नए मिलेंगे। तो आइए इनकी शुरुआत करते हैं। 6 लॉज में आपको पढ़ाऊंगा। मेरा पढ़ाने का जो फ्लो होगा वो मैं आपको बताता हूं किताब से अलग होगा, बिकॉज मैं आपको रियल केमिस्ट्री की डिस्कवरी के पैटर्न पे लेकर जाऊंगा। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले कौन सा लॉ आया, फिर कौन सा है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर डाल्टन साहब की थ्योरी, फिर बाकी के 2 लॉ कैसे आए, हर एक चीज उस फ्लो में चलेगी। ध्यान से सुनना। पहला लॉ इसमें कौन सा है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। और दूसरा मेरे भाई मेरी बहन, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। देखिए बेटा किसने दिया, कब दिया, एनडीए वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा एनडीए में है, वैसे तो मैं एनडीए की क्लास में बताऊंगा, लेकिन स्टिल एनडीए वाले बच्चे याद रखना इसको। कब दिया गया था यह लॉ, दिया गया था 1789 में। दिया किसने था, एंटोनिया लॉरेंट लेवियोजर। नाम याद रखना, अभी पूछूंगा। एनडीए वालों के लिए इंपॉर्टेंट है नामकरण, है ना बेटा। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अभी ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी छोटी छोटी बातें जानते हैं। 1789 में आया, किसने दिया, एंटोनिया लॉरेंट लेवियोजर। क्या बात है। लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी इसको कहते हैं। तो बेसिकली इस लॉ को किसने दिया था, देखिए मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। 1794, कुछ सोर्सेस कहते हैं 1799, सम सोर्सेस ऑल्सो क्लेम कि ये 1799 में दिया गया था। मैंने प्राउट नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं J.L. प्राउस्ट। प्राउट अलग थे, एटॉमिक मास में बताऊंगा प्राउट की हाइपोथेसिस। यह है जोसेफ एल प्राउस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट हैं। हाँ, केमिस्ट्री में नाम सेम हो जाते हैं, प्राउट और प्राउस्ट में अंतर है, दोनों अलग अलग है। एक एटॉमिक मास के लिए जानते हैं और एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए, प्राउट और प्राउस्ट। तीसरा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन से सन में दिया गया था, 1803 में दिया। किन्होंने दिया, जेडी अंकल ने दिया, इनका नाम था जॉन डाल्टन। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये मजेदार बात, गेलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स 1808 में दिया गया था, पब्लिश हुआ था 1809 में। इसीलिए डाल्टन साहब ने इसके बारे में कोई चर्चा अपनी एटॉमिक थ्योरी में नहीं करी। आपके जो भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, वो सारे लॉज जो भी 1808 से पहले आए, उन्हें डाल्टन साहब ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक्सप्लेन किया। समझे आप। इसीलिए ये लॉ मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद समझाऊंगा, ताकि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आए। ये किसने दिया, ये बेसिकली दिया था J.L. गेलुसेक। ठीक है, गेलुसेक साहब ने दिया था, J.L. गेलुसेक साहब ने। अब ये लॉ जो दिया गया था, ये लॉ जो दिया गया था 1808 के आखिरी दिन दिया गया, 1809 में पब्लिश हुआ। डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी इससे पहले आ गई, इसीलिए डाल्टन साहब ने इसको डिफाइन नहीं करा है। समझे, नहीं डिफाइन किया इसको। साथ ही साथ, अच्छा, एक तो ये लॉ को क्या बोलते हैं, अब सुनो। हम राजस्थान से हैं, तो जब मैं राजस्थान में ऑफलाइन में अपने मम्मी के ट्यूशन सेंटर पे पढ़ाता था, बच्चा ही था तब, आप लोगों के बराबर था, तो बच्चों को पढ़ाता था, तो वहां पर क्या है, गधेड़ा जो होता है ना, यानी जो गधा होता है, गधेड़ो बोलते हैं। तो बच्चे इसको बोलते हैं एवो गधेड़ो लॉ। एवो गधेड़ो नहीं है ये, है ना बेटा। हाँ, देखिए थोड़ी इज्जत देना है, साइंटिस्ट है बेटा, एवो गधेड़ो थोड़ी है ये। बच्चा बोलता है सर,
ओ भाई साहब मार साहब एवो गदेड़ो लो. अरे एवो गदेड़ो लो कशा नाही रो भाई साहब. एवो गदेड़ो लो. एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ है ना बेटा. हाँ 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 समझ रहे हो. हाँ ये एवो गदेड़ो नहीं है. एवोगैड्रो. एवोगैड्रो समझ गए. एवो गडेरो नहीं है ये. हाँ. अब ये लॉ कब आया. 1811 में आया. और आपको जान के बहुत मजा आएगा. एवोगैड्रो लॉ जो आया या एवोगैड्रो साहब ने जो हाइपोथेसिस दी, डाल्टन से उनकी लड़ाई हो गई. आपको बताता हूं मैं केमिस्ट्री में कितनी लड़ाइयां हुई है. डाल्टन साहब से उनकी लड़ाई हो गई. डाल्टन साहब बोल रहे एटम होता है, मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है. एवोगैड्रो साहब बोले भाई साहब ऐसा हो नहीं रहा है. मॉलिक्यूल जो शब्द है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, सबसे पहली बार एवोगैड्रो साहब लेके आए संसार में. ये आपको जानने के लिए तब मिलेगा जब मैं डाल्टन की थ्योरी समझाऊंगा ना. इसीलिए किताब का फ्लो गलत है. अरे भाई आप पहले डाल्टन का पॉइंट ऑफ व्यू समझाओ. 1808 में डाल्टन क्या बोलते हैं, फिर 1811 में एवोगैड्रो क्या बोलते हैं, और फिर लड़ाई क्यों होती है. केमिस्ट लोग तब भी एवोगैड्रो साहब की बात नहीं मान रहे थे, बेवकूफ थे. आपको मैं बताऊंगा डाल्टन थ्योरी के बाद, लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको क्या भैया आप तो पढ़ा ही नहीं रहे. पढ़ाऊंगा. तो ये दिया था एवोगैड्रो. देखो एवोगैड्रो, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो. एवोगैड्रो नहीं है. और फिर सबसे आखिरी में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन 1792 बाय मिस्टर रिचर. ठीक है. इतना समझ में आया तो चैट बॉक्स में आओ. इतना समझ में आया तो चैट बॉक्स में एक बार आ जाओ कि सुनील भाई इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. चैट बॉक्स भी अच्छा है, सबको सब समझ में आ रहा है. एक बार फिर देखते हैं. मेरे साथ याद करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियमन 1789 एंटोनिया लॉरेंट लेवियूजर. लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन 1794 जो मेजर सोर्सेज में लिस्टेड है. 1799 कुछ सोर्सेज में लिस्टेड है. जेएल प्राउस्ट, प्राउट नहीं. आ जाओ बेटा आ जाओ. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम 1803 जॉन डंटन साहब. गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम 1808 के आखिरी में आया था, जेएल गेलुसेक्स साहब ने दिया था. एमिडियो एवोगैड्रो, एमिडियो एवोगैड्रो ने 1811 में एवोगैड्रोस लॉ दिया. और 1792 में जे रिचर, जर्मियाज रिचर कुछ नाम है ऐसा, जर्मियाज करके कुछ है, अब देखना जर्मियाज रिचर, इन्होंने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया. तो पहले इतना तुम्हारा टेस्ट कर लेता हूं मैं, फिर आगे चलूंगा. इतना टेस्ट कर लेता हूं. एनडीए वालों तुम्हारा सवाल आएगा यहां से. एनडीए में तो आते हैं सवाल ऐसे ही, मेमोरी बेस्ड आते हैं, तो याद रखना है ना. 2023 की पेपर 1 में भी सवाल आया था बेटा, एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट पूछ ली थी, याद रखना. सवाल करो जल्दी, देखते कितनों को याद हुआ. मेमोरी टेस्ट है, कितनों को याद हुआ. हट रहा हूं स्क्रीन से, मेमोरी टेस्ट है, देखते कितनों को याद हुआ. अरे भैया हमको अच्छे से याद हो गया, हल्के में ले रहे हो क्या हल्के ले रहे हो सुनील भैया, अच्छे से याद हो गया हमको. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ साइंटिस्ट हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. प्रोपाउंडेड का मतलब जिन्होंने दिया. एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लेवियोजर, डेमोक्रिटस, डाल्टन, जेएल प्राउस्ट, लेवियोजर, जेएल प्राउस्ट और महर्षि कनड. ये बहुत बेहतरीन इंसान थे, भारत की पावन भूमि पे पैदा हुए थे महर्षि कनड, ऋषि कनड भी कहते हैं इन्हें. चलिए देखते कितने लोगों ने सही आंसर दिया है. वेरी गुड. अभी भी 69.53%. क्या कर रहे हो, याद नहीं हो रहा क्या. सार्थक, प्रत्यक्षा, अनस, आदित्य, राजदीप, एस गौतम, शाश्वत, अमान, नवाजिश एंड अजीम. बेटा मेरे राजा बेटा क्या कर रहे हो. देखिए आपको बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया बेटा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, लेवियोजर ने. डाल्टन ने नहीं, लेवियोजर ने. प्राउस्ट ने नहीं दिया. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया, डेमोक्रिटस नहीं, जेएल प्राउस्ट. दोनों सही कहां पर है, यहां पर. आंसर क्या होगा बेटा, सी. बिल्कुल अनु भाई सही आंसर दे रही है. युवराज कह रहे सर पोल नहीं आया. जब भी पोल ना आए कमेंट कर देना चैट सेक्शन में, ठीक है, मैं देख लूंगा.
श्रेया ने सही दिया है, कन्हैया, वंशिका, सुरभि, शगुफ्ता, कोई बात नहीं बेटा, पीछे आ गए तो क्या हो गया। वासु लखवानी, मेरे भाई अगर पोल नहीं आ रहा है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप कमेंट कर दो, ठीक है। ठीक है, चलो अब आ जाओ बेटा, बचपन का लॉ समझाएं। बचपन में ये लॉ पढ़ा था वो था ना, बचपन में मैं छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। जब मैं 9th क्लास में था, 9th क्लास की किताब में ये लो मैंने पढ़ा था, मैं बड़ी शरारत करता था तब, इसलिए मेरे को याद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी याद हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये लॉ जो अप्लाई होगा, इसकी दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 कि ये लॉ आपका अप्लाई होता है सिंपल केमिकल रिएक्शंस पे, यानी वो केमिकल रिएक्शंस जो आप डेली लाइफ में खुद से ऑब्जर्व करते हैं, सिंपल केमिकल रिएक्शंस। प्लीज मेक श्योर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस पे काम नहीं करता है, नॉट न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है भैया। इट डजंट वर्क ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो सिंपल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अंदर आपका द्रव्यमान, यानी आपका बेटा जो मास है, वो ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। क्या मतलब, क्या मतलब, यानी जो सिंपल केमिकल रिएक्शंस हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं या जो डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, उसमें ना तो मास क्रिएट होता है ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है। तो फिर होता क्या है सुनील भैया, यानी आप ये कह रहे हो कि जितना रिएक्टेंट यानी अभिकारकों का मास है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स 100%। जितना आपके रिएक्टेंट्स का मास होगा उतना ही आपके प्रोडक्ट्स का मास होगा। यानी पहले वो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स, इनका जितना मास या द्रव्यमान होगा उतना ही मास और द्रव्यमान प्रोडक्ट्स का होगा, उत्पादों का होगा, जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया अभिक्रिया के बाद बन रहे हैं या केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन दोनों का मास बराबर होगा। लेकिन अगेन इसको आपको ऑब्जर्व कहां करना है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में ऑब्जर्व करना है। क्यों भैया, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका कहां एप्लीकेबल है, जहां पर सिंपल केमिकल रिएक्शंस हो और आइसोलेटेड सिस्टम हो। कंडीशंस वेयर दिस लॉ इज एप्लीकेबल। ध्यान से सुनना बेटा, हवा में बातें नहीं करेंगे अपन, ये जहां एप्लीकेबल है वो कंडीशंस बहुत जरूरी है। कंडीशंस व्हेन दिस लॉ इज एप्लीकेबल ज्यादा सही हो जाएगा। कंडीशंस व्हेन दिस लॉ इज एप्लीकेबल, तो इसके लिए आपकी सिंपल केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शंस बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर नो एक्सचेंज ऑफ मास और एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ मास और एनर्जी। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जांपल दूं तो थर्मल फ्लास्क जो होती है, जिसमें अपन चाय को रख देते हैं, बंद करके रख देते हैं, तो उसके अंदर भी चाय आपकी ठंडी हो जाती है। उसके अंदर एक बहुत बढ़िया तरीके का हीट ट्रांसफर होता है जिस वजह से चाय ठंडी होती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ा है, उसमें से कौन सा होता है सोच के बताना, है ना। पर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है। क्यों सुनील भैया, अरे मान लो तुमने पेपर को जलाया, तुमने ऐसे पेपर का वजन किया, अब तुम मेरे पास आए कि सुनील भाई चलो पेपर को जलाते हैं, मैं कह लो भाई जला दो। तुमने पेपर जलाया, पेपर जल गया, राख बची। अब तुम मेरे को कह रहे हो कि भैया राख का वजन पेपर के बराबर नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया। तुम पता क्या दिमाग लगा रहे हो, मैं तुमको बताता हूं तुम क्या दिमाग लगा रहे हो। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली यहां पर बात करेंगे। यहां पर 1 मिनट मुझे देना, एक कागज में उठा लूं, मैं आपको यहां पर जो बताना चाह रहा हूं, ये यहां से कागज कौन उठा गया, 1 सेकंड मुझे देंगे आप, ध्यान से समझिए। आप मेरे पास ये कागज लेकर आए और आप मुझे लाकर क्या बोल रहे हैं, सुनील भाई ये जो कागज है इसका वजन निकालो।
मैं कहा ठीक है यार, ये रिएक्टेंट हो गया कागज, इसको एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊंगा। मैं कहा ठीक है, लो भाई साहब जलाओ। हाँ मैं सिगरेट नहीं पीता भैया, जलाने के लिए रखता हूं, ये जला दिया। हाँ अब ये जो राख यहां गिर रही है ना, ये राख, ये जो राख गिर रही है, तुम मेरे को कह रहे हो पूरा पेपर जलाए, जो राख बची, राख और पेपर का वजन बराबर क्यों नहीं है? तो मैं कहूंगा बेटा ये धुआं निकलता हुआ दिख रहा तेरे को है, ये गैसियस प्रोडक्ट कौन कंसीडर करेगा बेटा? ये गैसियस प्रोडक्ट तो हवा में निकल गए। अगर वजन नापना, ये तो गैसियस प्रोडक्ट हवा में निकल गए, तो बेटा अगर वजन नापना है तो इसको पूरा बंद करके रखो और फिर जलाओ और फिर वजन नापना, क्योंकि ये जो गैस बन रही है ये तो हवा में निकल गई, इसका वजन तो तुमने कंसीडर किया ही नहीं। तुम तो मेरे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट का मास लेके आ रहे हो, भैया ये जो राख है इसका वजन पेपर के बराबर नहीं है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं ये कहूंगा कि एक प्रोडक्ट पेपर है ना, या एक प्रोडक्ट राख है ना, बाकी दूसरा प्रोडक्ट तो गैस है, वो तो उड़ गई हवा में, उसको तो तूने पकड़ा ही नहीं बेटा, उसको पकड़। तो इसीलिए जब भी आपको ये लॉ को निकालना है तो याद रखना आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम जिसका कोई भी मास या एनर्जी से एक्सचेंज ना हो सराउंडिंग के साथ, बिल्कुल पैक्ड हो, फिर तुम इसका वजन नापना बराबर आएगा। तो इसका मतलब रिएक्शन में कुछ होता ही नहीं है, केमिकल रिएक्शन में कुछ होता नहीं है क्या? रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर आ रहा है, इसका मतलब तो कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, देख क्या हो रहा है, देख बात सुन, ध्यान से सुन। मान बेटा ए बी एक रिएक्टेंट है, सी डी एक रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों रिएक्टेंट है। ध्यान से सुन बेटा, ध्यान से सुन, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन देंगे। अब क्या होता है, इनके बीच में सालसा डांस होता है। ए बोल रहा है मैं डी के साथ नाचूंगा, सी बोल रहा है बी के साथ नाचूंगा, सालसा डांस चल रहा है बेटा, केमिकल रिएक्शन होगी। ए बोला मैं डी के साथ, सी बोला मैं बी के साथ, यानी ये बोल रहे हैं कि भैया हम बनाएंगे ए डी, साथ में बनाएंगे सी बी। बोले ये क्या? बोले ये प्रोडक्ट्स है। ये क्या है? ये प्रोडक्ट्स है। तो इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड पे होते हैं ना, राइट साइड पे हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, बेटा जितने एटम रिएक्टेंट साइड पे उतने एटम प्रोडक्ट साइड पे। अरे सुनील भाई जितने एटम रिएक्टेंट साइड पे उतने प्रोडक्ट साइड पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जब नंबर ऑफ एटम्स बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मास है मेरा रिएक्टेंट का, वो मेरा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। अरे समझदारी वाली बात है कि नहीं है? अरे मैं आपसे पूछता हूं, समझदारी वाली बात है कि नहीं है? 100% समझदारी की बात है कि जब नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर है तो मास भी बराबर होगा। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में एक रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, सिर्फ और सिर्फ एक क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन सिंपल केमिकल रिएक्शंस। तो आसान रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है? एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो यहां पर रिएक्टेंट्स के एटम का रीअरेंजमेंट हुआ तो प्रोडक्ट बना, लेकिन दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर थे, इसीलिए दोनों तरफ का मास बराबर था। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो रिएक्शन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक रीअरेंजमेंट होता है। अब इसको मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूं। मान लो ये हमारी क्लास में एक डांस हो रहा है, ये कौन है? ये आपके सुनील भैया रॉकिंग से नाचूंगा मैं नाचूंगा मैं नाचू सारी रात। और ये कौन है? ये बेसिकली है सिमाइला। ये कौन है? ये है मोहित भैया। ये कौन है? ये है राधिका। ओके भैया, अब देखो ध्यान से, सुनील भैया और सिमाइला नाच रहे हैं और इधर मोहित भैया और राधिका नाच रहे हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं, सुनील भैया सिमाइला के साथ रहते हैं, सुनील भैया स्टेज विद सिमाइला। अभी ध्यान से देखना। तो क्या हुआ? स्कूल में मास्टर जी आए कि सुनील तू बहुत अच्छा नाचता है। मैंने कहा पता है गुरुजी, काम कर राधिका के साथ नाच, सालसा डांस में तू राधिका के साथ नाचेगा। मैं कहा ठीक है गुरुजी, पर मैंने कहा गुरुजी उसको तो नाचते ही नहीं आता। क्या तभी तो नाचना है, एक अच्छा एक बुरा। मैं कहा ओके।
मोहित को खड़ा किया, सिमाइला, सिमाइला बहुत अच्छा नाचती, मोहित को नाचने नहीं आता। मोहित भी लाइक पांडा है तो ऐसे नाचता है। अब नाचने की बारी आई, सुनील भैया चालू है सालसा डांस करना, एकदम ओपी सालसा डांस चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। टीचरों ने कहा यार इनकी जोड़ी चेंज करो, ये अच्छा नहीं नाच रही है, ये बहुत अच्छा नाच रहा है, ये बहुत अच्छा नाच रही, जोड़ी चेंज। तो सुनील को नचाओ सिमाइला के साथ और मोहित को नचाओ राधिका के साथ। कोई बात नहीं, ऐसे ही किया हमने। तो ये कौन है? क्या भैया सुनील भैया नाचेंगे किसके साथ? नोटी बॉयज, सिमाइला दीदी के साथ। और मोहित भैया नाचेंगे किसके साथ? राधिका दीदी के साथ। अब मेरे को बताओ, ये एक रिएक्शन हुई है ना, अगर ये मेरे रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है बेटा, ये बेसिकली प्रोडक्ट्स है, तो क्या हमारा मास या वजन में कोई अंतर आया? क्या नहीं आया ना। सुनील भैया, राधिका, मोहित भैया, सिमाइला, इनका वजन करो, मान लो 200 किलोग्राम, इनका वजन करो तो भी 200 किलोग्राम। तो केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक रीअरेंजमेंट होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रीअरेंजमेंट होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो एक रीअरेंजमेंट होता है, जितने एटम इधर थे उतने एटम इधर है, तो मास दोनों तरफ का क्या हो जाएगा? Hence, mass of reactants is equals to mass of product। इतना समझ में आया? अरे भाई, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि सिंपल केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है लेकिन नंबर ऑफ एटम सेम रहते हैं, जिस वजह से मास बराबर रहता है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। समझ में आया? हाँ मीना कुमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी तो सिंपल रिएक्शंस होती है बेटा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देता हूं तुमको, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्ट करता है CO2 के साथ, बनता है CaCO3। वाह वाह भैया। अब मान लो मैंने बोला कि मैंने ये लिया था 56 ग्राम, ये मैंने लिया मान लो 44 ग्राम, तो ये बनता है मेरे पास 100 ग्राम का। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है 100 ग्राम मास ऑफ रिएक्टेंट और 100 ग्राम मास ऑफ प्रोडक्ट। हेंस मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी की गई थी, तो अभी वो बता नहीं रहा मैं आपको, क्योंकि आपके लिए फिर वो लेजिट नहीं, आप कहोगे भैया एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो। तो लैंडोल्स एक्सपेरिमेंट इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू इसको प्रूव किया गया था। एच ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी उसको कहते हैं। उसमें भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई गई और इसे प्रूव किया गया। समझ में आया क्या? अब देखो, इसको चालू करने से पहले मेरे को चाहिए तुमसे बहुत सारा प्यार। ऐसे दिल बना दो, अरे दिल बना दो ना रे, दिल बना दो ना। मजा आ रहा है? दिल बना दो जल्दी जल्दी, जल्दी दिल बना दो फटाफट से, दिल बना दो बेटा। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास एनर्जी कन्वर्जन होता है, इस वजह से वहां पर मास आपका कंजर्व नहीं है, वहां पर कन्वर्जन हो जाएगा, मास में एनर्जी कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है ना, होता ही है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो भी पढ़ाएंगे अपन, आगे चलने तो दो। भैया के साथ हो, सब मजा आएगा तुमको, टेंशन मत लो तुम। चलो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसे हम एक और क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, निश्चित अनुपात का नियम। अब ध्यान से सुनना, जो बताऊंगा एक बार में बुद्धि में बैठ गया तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का हर एक सवाल तुम लगा लोगे। इसके लिए मैं 5 मिनट चैट को बंद करूंगा, तुम्हारा पूरा ध्यान मैं खींचूंगा मेरी तरफ, पूरा ध्यान तुम्हारा मैं अपनी तरफ खींच लूंगा। ध्यान से इसको सुनना, पूरा ध्यान खींच लूंगा मैं अपनी तरफ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। A specific chemical compound irrespective of the source,
एक स्पेसिफिक केमिकल यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड की हम बात करते हैं, और उस केमिकल कंपाउंड को आप किसी भी सोर्स से उठा लो। एक केमिकल कंपाउंड आपने लिया, उसे आप किसी भी सोर्स से उठा लो, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स, हमेशा सेम एलिमेंट से बना होगा। एक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड किसी भी सोर्स से आपने उठाया, हमेशा सेम एलिमेंट से बना होगा। अ स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड irrespective of the source is always made up of the same elements। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड किसी भी सोर्स से उठाओ, तो मान लीजिए मैं पानी उठाता हूं, मैं टैप वाटर से उठाऊं, मैं बारिश के पानी को उठाऊं। ध्यान से सुनना बेटा, बारिश का पानी, नल का पानी, लेक का पानी, कहीं का भी पानी आप उठाइए, तो कहीं का भी अगर आप पानी उठाते हैं तो आपको क्या मिलता है कि ये सेम एलिमेंट से बना है। आपने पानी को किसी भी सोर्स से उठाया, वो सेम एलिमेंट से बना है, और वो एलिमेंट्स कौन से हैं? वो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, एंड वो एलिमेंट्स हैं आपके ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, वो एलिमेंट्स आपके कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड यानी कि मैंने उठाया पानी, पानी को मैंने उठाया टैप वाटर से, रेन वाटर से, लेक वाटर से, कहीं भी किसी भी सोर्स से आप उठाइए, सेम एलिमेंट से बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पूरा फोकस और ध्यान यहां पे। ठीक है, इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई कि एक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी, हम किसी भी सोर्स से उठाएं तो वो सेम एलिमेंट से बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। क्या ऐसा होगा कि तुम लेक का पानी लाए? नहीं नहीं, हमारे यहां जो लेक का जो पानी होता है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, वहां पे पानी हाइड्रोजन कार्बन से बना है। अच्छा, जो रेन वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन होता है और सल्फर होता है, कार्बन तो नहीं होता, ऑक्सीजन भी नहीं होता, हाइड्रोजन और सल्फर से बनता है। ऐसा तो नहीं है, पानी कहीं से भी उठाओगे सेम एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा। अब ये खुद से कंबाइन करते हैं इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइंड है। कैसे? देखिए, पानी को आपने किसी भी सोर्स से उठाया, फॉर्मूला क्या होगा उसका? H2O फॉर्मूला होगा। अग्री करते हैं सारे के सारे? चाहे आप टैप वाटर से उठाओ, रेन वाटर उठाओ, लेक वाटर उठाओ, सेम एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, फॉर्मूला H2O ही होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहां पर एक पानी के मॉलिक्यूल में क्या वॉल्यूम से प्रेजेंट है, क्या वॉल्यूम है इनका? अगर मैं आपसे सरल भाषा में पूछूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो कितना है पानी के अंदर? 2:1 है, 2:1। यही मैं पूछूं मास का रेशियो कितना है? अब मास में अज्यूम करके चल रहा हूं, आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, 2 का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज 1, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज 16। अभी इसके आगे यू लगाना है, ग्राम लगाना है, डेल्टन लगाना है, मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी नहीं, एटॉमिक मास की क्लास में। अभी मेरा मेजर फोकस मास पे नहीं है। इसको सिंपल करूं होल नंबर में तो 2 की टेबल से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1:8 आ जाएगा, 1:8। अब इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है यह है 1:8। इसका मतलब पता है क्या है? ये इक्विवेलेंट वेट में भी तुम्हें काम आएगा, जब इक्विवेलेंट वेट नीट के लिए पढ़ोगे तो उसमें काम आएगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई साहब 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और ये दोनों कंबाइन करेंगे 1 और 8 ग्राम, तो बनेगा 9 ग्राम पानी। ये इसका सिंपल मतलब है बेटा। ये ऐसे कंबाइन करते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करके 9 ग्राम पानी बनाता है।
ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इस पर्टिकुलर बात का मतलब है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी निश्चित अनुपात का नियम यह बताता है कि एक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड को आप किसी भी सोर्स से उठाइए, मैंने पानी को उठाया, टैप वाटर से उठाया, रेन वाटर से उठाया, लेक वाटर से उठाया, कहीं से भी उठाया दोस्तों, तो वहां पर वो सेम एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। का क्या मतलब है कि अगर मैं H2O का सबसे पहले वॉल्यूम रेशियो लिखूं तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स है देन ऑक्सीजन, तो 2:1। दो एटम है हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का एटम है। एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, दो का मास 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, सिंप्लीफाइड रेशियो 1:8, यानी दे आर प्रेजेंट इन द फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 1:8, जहां पे 1:8 का मतलब होता है, ये इक्विवेलेंट मास में भी आप पढ़ोगे कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है, तो एग्जैक्ट 1 ग्राम जो है 8 ग्राम से रिएक्ट करके 9 ग्राम पानी बनाता है। सबसे लोअर लेवल पर अगर हम बात करें कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 9 ग्राम पानी बनाने के लिए, यह लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से समझ आता है हमें। मैं एक और एग्जांपल दूंगा और अच्छे समझ में आएगा। अब मैं किसी भी सोर्स से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, चाहे ज्वालामुखी फटे, चाहे आप कोयले को जलाएं, चाहे आप सांस ले, रेस्पिरेशन क्लास 10th में पढ़ा है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जी निकलती है। किसी भी सोर्स से आप निकालें, किसी भी सोर्स से आप निकालें, सेम एलिमेंट से बना होगा। सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स कौन से होंगे? कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेम एलिमेंट्स होंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन। फॉर्मूला यहां पर भी CO2, यहां पर भी CO2, यहां पर भी CO2। रेस्पिरेशन होगा तब भी बेसिकली जो रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, फॉर्मूला होगा तीनों ही केसेस में CO2 CO2 CO2। तो आप एक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड को किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड को मैं रेस्पिरेशन से लूं, मैं कोयले को जलाने से लूं, मैं ज्वालामुखी के फटने से लूं, उसके अंदर वो CO2 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 ही रहेगा। तो सेम एलिमेंट से बनेगा। साथ ही साथ ये हमें बोलता है कि सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अगर इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं कि ये मेरा पार्ट नंबर 1 है और ये मेरा पार्ट नंबर 2 है, तो ये पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, तो ये सेम एलिमेंट से बना है। पार्ट नंबर 1 दे आर प्रेजेंट इन सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। पार्ट नंबर 2 ऑक्सीजन, सबसे पहले इनका वॉल्यूम का रेशियो कितना है, फिर इनका मास का रेशियो कितना है। ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा एक बार में। देखो बेटा, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है ना, 1:2 का। एक कार्बन एटम का मास हमको पता है 12 है। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16, 2 का हो जाएगा 32। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 के टेबल से 6 टाइम, 16 टाइम, 2 के टेबल से 3 टाइम, 2 के टेबल से 8 टाइम। मास रेशियो कितना आया? 3:8। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि एक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड, लाइक हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड को आपने किसी भी सोर्स से उठाया, चाहे रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे बर्निंग ऑफ कोल, चाहे वॉल्केनिक इरप्शंस, वो सेम एलिमेंट से बनेगा, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, CO2 CO2 CO2, एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास। वो आप कहीं से भी उठाओ, कार्बन और ऑक्सीजन से बना होगा, और इनका जो मास का रेशियो होगा दैट इज 3:8। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका एक्चुअल में मतलब है कि भाई साहब 3 ग्राम ऑफ कार्बन requires 8 ग्राम of oxygen to form 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। जो नीट की तैयारी कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट में यही कंसेप्ट आता है। कार्बन का इक्विवेलेंट वेट 3 ग्राम होता है,
ऑक्सीजन का 8 ग्राम होता है, मिलकर 11 ग्राम बना दिया। यानी जो सबसे लोअर लेवल पे 3 ग्राम एक्चुअल में रिएक्ट कर रहा होगा 8 ग्राम से 11 ग्राम CO2 बनाने के लिए। ये मतलब है। अब अगर समझ में आ गई ये बात तो एक बार कमेंट सेक्शन में आए भैया लिख दो। सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस चीज की। एक बार आए भैया लिख दो। समझ में आ गया? हर एक बात डिटेल में समझ में आ गई? एक बार आए भैया लिख दो अब। ठीक है, क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, बहुत सही दोस्तों, वेरी गुड यार, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन हमें क्या कहता है कि भाई साहब एक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, जैसे पानी को उठाया टैप वाटर, रेन वाटर, लेक वाटर से, कहीं से भी उठाइए हमेशा सेम एलिमेंट से बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा दैट इज 1:8, हमेशा 1:8 के रेशियो में होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन किसके रेशियो में होंगे बेटा? हमेशा दे आर प्रेजेंट इन द फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 3:8, हमेशा ऐसे ही होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो आप सवाल करेंगे ना तो और चीजें समझ में आएगी, सवाल करेंगे ना तो और चीजें समझ में आएगी। मैं चाहता हूं आप ये सवाल करो। अब ये एम्स 1992 का सवाल है, जल्दी से करो, जल्दी से करो, फटाफट से करो इस सवाल को, जल्दी से करो। सुनील भैया परसेंटेज के फॉर्म में कैसे निकालते हैं? अरे यार परसेंटेज के फॉर्म में कैसे निकालते हैं ये भी सिखा देता हूं। ये देखो, मान लो कि यहां पर तुम कंफ्यूज होते कि सुनील भैया परसेंटेज के फॉर्म में कैसे निकाला, तो ये देखिए आप ये समझिए कि भाई साहब 1 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन है ना, जैसे कि आपको बोला कि ये H2O है, वैसे तो हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, तो इसके अंदर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है एंड ऑक्सीजन कितना है, ये आपको निकालने के लिए बोला। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है 9 ग्राम पानी के अंदर। कैसे निकाला मैंने? 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 9 ग्राम पानी बनाता है, तो 9 ग्राम H2O के अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 100 डिवाइडेड बाय 9% कितना होता है? 11.11% होता है। अब इसको निकालना है तो एक तरीका तो यह है कि आप क्या करें, आप करेंगे 8 ग्राम बाय 9 ग्राम इंटू 100%। और एक और तरीका बता देता हूं, आपको इसका परसेंटेज पता है, 100 माइनस 11.11% कर दो, 88.89% आ जाएगा। सिंपल यार, छोटी छोटी बातें ये। अगर आपको बोला किसी ने कि भैया 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 9 ग्राम पानी बनाता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है पानी के अंदर, तो भैया 1 ग्राम हाइड्रोजन बाय 9 ग्राम पानी इंटू 100%, 100 बाय 9 11.11%, 11.11% 100 में से माइनस कर दो तो कितना 88.89% ऑक्सीजन हो जाएगा। या ऐसे कर दो 8 बाय 9 इंटू 100%। अब ये बचपन की बात है, तुम्हारे नंबर बाय टोटल नंबर इंटू 100, तुम्हारे नंबर बाय टोटल नंबर इंटू 100, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल मास ऑफ वाटर इंटू 100। इसी तरीके से सवाल दिया भाई, ये देखो एम्स ने सवाल दिया, जल्दी से बताओ, सरल सा सवाल है। अ सैंपल ऑफ प्योर कार्बन डाइऑक्साइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स कंटेन्स 27.27% of carbon and 72.73% of oxygen. The data supports. ये कह रहा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी सोर्स से उठाओ, उसमें 27.27% कार्बन है और 72.73% ऑक्सीजन है, कौन सा है? कौन सा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। वेरी गुड, देखते हैं आंसर आना चाहिए। एनडीए वालों तुम भी करो, एनडीए 2015 पेपर दो, एनडीए 2015 पेपर दो, फटाफट से देखो। अमोनिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑलवेज हैज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट प्रूव्स द वैलिडिटी ऑफ द लॉ। ये कह रहा है कि अमोनिया किसी भी सोर्स से आप लाइए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनी होगी और उनका मास का रेशियो सेम होगा। आप अमोनिया कहीं से भी लाओ, किसी भी सोर्स से लाओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनी होगी, मास रेशियो सेम होगा। क्या होगा? सिंपल सी बात है यार भैया, यार कांस्टेंट प्रोपोर्शन, खत्म बात।
अगला देखो, अप्लाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टू कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी यूज्ड फॉर द कंबशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। सिंपल सिंपल सवाल है, सिंपल सिंपल। अब ये सवाल भी मैं आपको पता है, मैं हर जगह एक ही मेथड लगाता हूं, वो एक्स एक्स वाला जो मेथड है ना, मेरा यूनिटरी मेथड है, बचपन में लगाया था। एक पेंसिल 5 रुपए की, 5 पेंसिल कितने रुपए की, एक्स रुपए की। यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। एक मैं कराता हूं, एक तुम करो, ये तुम खुद बताओ। बताओ भाई कितना मास ऑक्सीजन चाहिए 5 ग्राम हाइड्रोजन के लिए। मुझे एक छोटी सी बात पता है, मुझे एक छोटी सी बात पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्स, इसको कितना चाहिए, आप ध्यान से देखो, इसको कितना चाहिए सुनील भैया। 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 8 ग्राम चाहिए कि नहीं चाहिए, देखो 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से है ना कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस चाहिए। 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस को कितना चाहिए। अब देखिए 1 ग्राम को 8 ग्राम चाहिए, 5 ग्राम वाली चीज को मैं एक्स मान रहा हूं, मुझे पता नहीं, मुझे निकालना है ये। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन, 5 ग्राम के लिए एक्स। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये 1 इक्वल टू 5 इंटू 80 5 इंटू 8, एक्स इजिकल्स टू 40 ग्राम चाहिए। बस बेसिक से सवाल है यार, इनमें मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताता, मैं सिर्फ लॉजिक बताऊंगा आपको। भाई 1 ग्राम को 8 ग्राम की जरूरत है, 5 ग्राम को एक्स की जरूरत है। अरे भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम की जरूरत है ना, तो 5 ग्राम को एक्स ग्राम की जरूरत होगी, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रिस क्रॉस एक्स इंटू 1, 5 इंटू 8, खत्म। ये बताओ, ये सवाल बताओ, what will be the mass of carbon dioxide will be produced if 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen। अगर 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में उड़ा दोगे तो कितना CO2 बनेगा। आप लोग भी कुछ खाते पीते रहा करो, मैंने हमेशा आपको बताया है हेल्दी स्नैक्स लिया करो। पोल सबको नहीं आता है, इसके लिए पोल नहीं दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन से आंसर लूंगा। सर केमिस्ट्री टफ है क्या, नहीं, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप जिस तरीके से पढ़ते हैं वो टफ बन जाता है। अभी आपको टफ लग रहा है क्या, आराम से एकदम सरल से कहानी की तरह समझोगे तो मजा आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में डाला। अब मैं आपको बताता हूं, सीधी सी बात है, 3 ग्राम कार्बन को कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 8 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात है। देखिए आपको एक छोटी सी बात याद होनी चाहिए कि भैया 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। भैया हमने तो 50 ग्राम दे दिया, अरे भाई तू 50 ग्राम दे, तू 50 लाख ग्राम दे, तू 1.5 करोड़ ग्राम दे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। एक बात बेटा, ये 3 ग्राम कार्बन जो है ये बोल रहा है कि मुझे 8 ग्राम ही चाहिए। अब तुम इसको 100 दो, 150 दो, 200 दो, 5000 दो, 20 लाख दो, 20 करोड़ दो, कोई मतलब नहीं उसको। 3 ग्राम को 8 चाहिए, 8 ही लेगा, 11 ही बनाएगा। तो तुम बोल रहे हो 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन दिया, तुमने 3 ग्राम को 50 दिया, वो 8 यूज करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, बात खत्म। अरे मेरे पेट में जितनी जगह होगी उतनी रोटी डालूंगा ना। अगर मैं 3 ग्राम कार्बन हूं, मैं 8 ग्राम को अपनी जगह डाल सकता हूं, तुम मेरे को 50 रोटी डाल के दो, मेरे को क्या मतलब। सुनील भैया आप 3 ग्राम कार्बन हो, हाँ ठीक, मेरे पेट में जगह 8 रोटी की, भैया हमने तो 100 रोटी बनाई और तुम 200 बना लो घर में, मेरे पेट में 8 की जगह तो 8 ही खाऊंगा ना भाई। हाँ, मेरे जैसा एक और ले आओ तो 8 मैंने खाई, 8 उसने खाई, मेरे जैसा एक और ले आओ, 8 मेरी, 8 इसकी, 8 इसकी। कार्बन का अमाउंट बढ़ाओ ना भैया, 3 की जगह 6 करो तो ये 16 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगी। समझे, केमिस्ट्री में लॉजिक चलता है भैया, लॉजिक है ना। तुम 50 ग्राम, तुम 500 ग्राम, 5 लाख ग्राम, 5 करोड़ ग्राम, 50,000 करोड़ ग्राम, कोई मतलब नहीं है। 3 को चाहिए 8, 3 को मिला 8, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, बात खत्म।
चलो बेटा एक बार आए लिख दो, दो लॉ समझ में आ गए तुमको एकदम ओपी तरीके से, फटाफट आए भैया लिख दो यहां तक। आए भैया से मुझे समझ में आता है कि तुम्हें समझ में आया, समझ आया? क्वेश्चन समझ नहीं आया? अरे मेरे भाई ये कह रहा है कि कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे को ये पता है 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। तुमने 3 ग्राम को 50 ग्राम दिया, तो 3 ग्राम क्या करेगा, 3 ग्राम कार्बन इस 50 में से 8 लेके 11 बना देगा। इसको तुम कितना भी बढ़ाओ उससे मतलब नहीं है, 3 ग्राम को 8 चाहिए 11 बनाने के लिए, बात खत्म। बस वेरी गुड, ऐसे अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे बच्चे हो पढ़ाई करो बेटा। मम्मी पापा ने पैसे दिए बेटा, इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। मेरे को उन बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा लानत आती है या बुरा लगता है उनके लिए, बहुत बुरा लगता है जब वो उसी चैट से, मतलब होता ना, आप एक सीन इमेजिन करो, आप फोन उठाते हो और आप जिस हाथ से चैट कर रहे हो, है ना, किसी को गाली लिख रहे हो, किसी को बुरा लिख रहे हो, एक बार बस इमेजिन करना कि उन्हीं सेम हाथों से तुम्हारे मां बाप क्या कर रहे हो उस समय। अगर तुम ये इमेजिन कर लोगे ना कि जिस समय पे तुम चैट पे किसी को गाली लिख रहे हो, किसी को कुछ लिख रहे हो, उस समय पे उसी हाथों से सेम तुम्हारे माँ बाप उसी हाथों से किसी के सामने शायद हाथ जोड़ भी रहे होंगे, शायद उन्हीं हाथों से मेहनत कर रहे होंगे। जिंदगी में कभी तुम्हें बुरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम्हें लगे ना कि यार मेरा मन कर रहा है यार किसी को गाली दूं, किसी से बातें करूं, चैट करूं, याद रखना जिन हाथों से तुम चैट कर रहे हो, जिन हाथों से तुम चैट कर रहे हो, वो हाथ चैट करना उसी समय रोक देंगे जिस समय तुम्हें यह याद आ जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप अपने हाथों से मेहनत कर रहे हैं, या शायद उन्हीं हाथों से किसी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि सर मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उस दिन तुम्हें रियलाइजेशन हो जाएगा, दिल से बता रहा हूं, उस दिन तुम्हें रियलाइजेशन हो जाएगा। जिस हाथ से तुम चैट करते हो ना, वो हाथ चैट करना उसी समय रोक देंगे जिस समय तुम ये चीज को याद करोगे, रियलाइज करोगे कि इन्हीं हाथों से मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, या तो वो किसी के सामने हाथ जोड़ रहे होंगे या वो उन्हीं हाथों से मेहनत कर रहे होंगे। हाथ रुक जाएंगे। समझ में आ गई बात? हाँ, बहुत जरूरी है छोटी छोटी बातें समझना। ठीक, चलो अब यहां फोकस करते हैं। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी गुणित अनुपात का नियम। मेरे बेटा पूरा फोकस यहां पे बेटा, बहुत सरल सी बात करता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं करता। ये कहता है व्हेन द सेम टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, तो मैं सेम टू एलिमेंट्स को उठा लेता हूं यहां पे, सेम टू एलिमेंट्स, व्हेन द सेम टू एलिमेंट्स, दैट इज बेसिकली फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स। When the same two elements form more than one compound, तो ये सेम टू एलिमेंट्स है कार्बन और ऑक्सीजन, और इन्हीं से एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। आगे ये क्या कहता है, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द सेम मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर्स। मतलब the different masses of one element that combines with the same mass of the other element are in the ratio of simple whole numbers। तो पहले तो सेम मास किसका है, डिफरेंट मास किसका है, उसको समझते हैं यहां पे। चलो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरा समझते हैं। ये लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले इनमें वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं। इधर लिखा कार्बन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सबसे पहले हमने निकाला वॉल्यूम का रेशियो और बाद में हमने निकाला बेसिकली मास का रेशियो। एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम का रेशियो 1:1। एक कार्बन का मास है 12, एक ऑक्सीजन का मास है 16। उसी प्रकार यहां पर कार्बन का एटम एक है, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 1:2। एक कार्बन एटम का मास 12, दो ऑक्सीजन एटम के मास कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब ध्यान से देखिए, क्या यहां पर किसी एटम का मास दोनों जगह सेम है क्या?
कार्बन का मास यहां 12 है, यहां भी 12 है, सेम है। ऑक्सीजन का मास 16 है और यहां पर 32 है, इसका मास सेम है, तो है ना एलिमेंट विथ सेम मास, इन दोनों कंपाउंड में जिस एलिमेंट का सेम मास है, एलिमेंट विथ सेम मास कार्बन, एलिमेंट विथ डिफरेंट मास ऑक्सीजन। तो ये कहता है कि जब आपके सेम टू एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि सेम टू एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन, मान लीजिए एक कंपाउंड बना रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर अगर इनका वॉल्यूम रेशियो देखें तो एक कार्बन का एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, इसका मास 12, इसका मास 16। यहां पर एक कार्बन का एटम, यहां पे दो ऑक्सीजन का एटम, वॉल्यूम रेशियो 1:2, एक का मास 12, एक का मास 32। तो देखिए सेम मास इसका है, डिफरेंट मास इसका है। तो आगे वाली स्टेटमेंट कहती है डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट। यानी ये जो डिफरेंट मास वाला है जो कि सेम मास से कंबाइन करता है, तो जो डिफरेंट मास वाला है ये सिंपल होल नंबर्स में होगा, ये जो है सिंपल होल नंबर्स में होगा। मतलब एक में 16 है और एक में 32 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2। तो ये जो ऑक्सीजन है किस नंबर में प्रेजेंट है, सिंपल का मतलब होता है रेशियो क्या है 1:2, 2:3, 1:2, ऐसे छोटे नंबर है सिंपल। होल नंबर का मतलब है कि फ्रैक्शनल नहीं है, फ्रैक्शनल नहीं है, 1.1, 2.3, 2.6 फ्रैक्शनल नहीं है, होल नंबर है। होल नंबर समझते हो, होल नंबर का मतलब हुआ नॉट फ्रैक्शनल और डेसिमल, समझ गए। तो सिंपल होल नंबर रेशियोज में प्रेजेंट होगा। फिर से समझाता हूं, तो मान लीजिए दो एलिमेंट्स है मेरे पास, एक है कार्बन दूसरा है ऑक्सीजन, और ये दोनों एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे मास रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का 12:16 है, यहां पे 12:32 है। तो ये कहता है डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द सिंपल होल नंबर रेशियो। यानी जिसका मास डिफरेंट है ना, ऑक्सीजन का मास 16 है, ऑक्सीजन का मास 32 है, तो ये जो 16, 32 क्या है 16:32, 1:2 हुआ ना, तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, सिंपल सी बात है। एक सवाल लगाइए ये वाला जल्दी से फटाफट से, एक सवाल लगाइए फटाफट से ये वाला। इस सवाल को लगाते समय सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब इसका डिफरेंट मास होना चाहिए। इफ यू कंपेयर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का मास आपको क्या करना पड़ेगा, सेम मास करना पड़ेगा नाइट्रोजन का। एक एलिमेंट का मास उसने डिफरेंट होगा और एक का मास सेम होगा। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा, कार्बन का मास सेम था, ऑक्सीजन का मास डिफरेंट था, और वो होल नंबर रेशियो में था 16:32, 1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल मतलब आसान नंबर, 1:2, 2:3, 1:3, ऐसा। होल नंबर मतलब फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो अब यहां पर अगर उसने बोला है कि रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन इफ यू कंपेयर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये ऑक्साइड्स को आपको कंपेयर कराना है, नाइट्रोजन के मास को आपको सेम करना पड़ेगा और ऑक्सीजन के मास को आपको डिफरेंट रखना पड़ेगा। देखिए बहुत सरल सी बात है। क्या ये सेम टू एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके तीन डिफरेंट ऑक्साइड्स बना रहे, ठीक है। एक है N2O, एक है NO, एक है NO2। सबसे पहले तो बेसिकली हम निकालेंगे यहां पर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, उसके बाद बेसिकली हम निकालेंगे कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। हमें रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मतलब ऑक्सीजन का मास डिफरेंट रखना है, इसका मास सेम करना पड़ेगा।
यहां पर नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, देखिए नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 होता है, दो एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14, एक एटम का मास होता है 14। ऑक्सीजन के एक एटम का मास हो जाएगा बेसिकली हमारे पास 16, ऑक्सीजन के एक एटम का मास हमारे पास हो जाएगा बेसिकली 16, और ऑक्सीजन के दो एटम्स का मास हमारे पास हो जाएगा बेसिकली 16 दूनी 32। अब उसने बोला है रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन। अरे आपको इनका रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालते हैं, रेशियो उसका निकालते हैं जिसका मास डिफरेंट हो, यानी इसका मास हमें सेम करना पड़ेगा तीनों में। तीनों में जैसे कार्बन का मास दोनों कंपाउंड में सेम था, यहां पे तीनों में 14 होना चाहिए। तो मैं काम करता हूं, या तो इनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, या इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, इसको भी 14 बना देता हूं, तो इधर भी डिवाइड बाय 2 होगा। अब देखिए तो यहां पर क्या हो गया, सेम मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट हो जाएगा सेम मास ऑफ वन एलिमेंट, या इसको डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं, एलिमेंट विथ सेम मास। ठीक है, एलिमेंट विथ सेम मास क्या है, नाइट्रोजन। एलिमेंट विथ डिफरेंट मास क्या है बेटा, जल्दी से बताइए, एलिमेंट विथ डिफरेंट मास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है, ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास 8। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए, 8, 16 और 32, सो 8:16:32। जिस एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा उसका जो रेशियो होगा सिंपल होल नंबर होगा। तो अगर मैं इसको कट करता हूं 8 की टेबल से, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1:2:4। समझ में आ गया बेटा, इस तरीके से करने होते हैं सवाल। ठीक है बेटा, चलो आगे चलो। लो बेटा इस सवाल को लगाना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इलुस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इनमें से कौन सा मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिखाता है। जब भी आपको ऐसा बोले कि इसमें से कौन सा पेयर मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिखाता है, एनडीए वालों तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनडीए वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे। तो जब भी आपको ऐसा बोले तो आपको तो ये ढूंढना है सेम टू एलिमेंट्स, एक से ज्यादा कंपाउंड। देखो यहां पर एक एलिमेंट है फॉस्फोरस, दूसरा है हाइड्रोजन, तो ये वाला कंपाउंड भी फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का होना चाहिए। अब यहां हाइड्रोजन है और यहां क्लोरीन है, तो ये तो गलत हो गया भाई। सेम टू एलिमेंट, सिंपल सी बात है, सेम टू एलिमेंट्स फॉर्मिंग मोर देन वन कंपाउंड। तो सेम दो एलिमेंट्स आपको ढूंढने हैं, सिंपल सी बात। अब देखिए यहां पर कितने एलिमेंट्स हो गए, यहां पर आपको समझना पड़ेगा, एक एलिमेंट फॉस्फोरस, एक एलिमेंट हाइड्रोजन, एक एलिमेंट हाइड्रोजन, अब ये आ गया क्लोरीन, भग जाओ। एक एलिमेंट हमारे पास है लेड, दूसरा है ऑक्सीजन, एक है लेड दूसरा है ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, दो कंपाउंड्स। एक हाइड्रोजन, एक सल्फर, एक सल्फर, एक, भाग जाओ, ऑक्सीजन आ गया। कॉपर क्लोरीन कॉपर सल्फर, ये नहीं होगा सारे, ये सही आंसर होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई भी नहीं होगा, सिर्फ एक सही आंसर है। चलो समझ में आ गया तो एक बार आई लिख दो फटाफट से। लास्ट लॉ आज का समझाऊंगा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और क्लास खत्म कर दूंगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी सरल है, और फिर एक होमवर्क सवाल दूंगा, खत्म। अब जल्दी से रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझ लो फटाफट से। रिचर साहब ने दिया था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्त क्रम अनुपात का नियम, व्युत्त क्रम अनुपात का नियम। ध्यान से सुनेंगे, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। If two different elements, carbon, oxygen, two different elements. If two different elements combine separately with the same weight of third element, मान लेते हैं कि ये सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन कर रहे होंगे, कैसे कंबाइन करेंगे समझ के देखिए। कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो बनेगा CH और 4, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन करेंगे तो बनेगा H2 और O।
तो आइए पहले तो CH4 को एनालाइज कर लेते हैं, CH4 और H2O। ठीक है, यहां पर निकालते हैं बेसिकली, हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो निकाल लेते हैं। कार्बन इस टू हाइड्रोजन का मास रेशियो निकालते हैं। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, 4 एटम का मास हो जाएगा एक का मास होता है 1, 4 का मास हो जाएगा 4। ये इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 3:1, यानी फाइनल रेशियो जो हमारे पास आएगा दैट इज बेसिकली 3:1। ठीक है, H2O में हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का जो मास होता है, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1, 2 का हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। 2 के टेबल से कट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 1:8। ध्यान से देखिए, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, यानी ये सेपरेटली कंबाइन करता है। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, किससे, विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स, ये अलग से इससे कंबाइन कर रहा है, ये अलग से इससे कंबाइन कर रहा है, लेकिन ये जिससे कंबाइन कर रहे हैं इसका वजन सेम है। ये देखिए, हाइड्रोजन का वजन 1, हाइड्रोजन का वजन 1। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी मान लीजिए दोनों के दोनों सेपरेटली हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, ये भी हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, हाइड्रोजन का वजन क्या है, सेम है। ठीक है, अब आगे, द रेशियो ऑफ द masses in which they do so are either the same or a simple multiple of the mass ratio in which they combine। मतलब द रेशियो ऑफ द masses in which they do so, यानी कि ये जिस रेशियो में हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ और जिस प्रकार से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, तो इनका जो रेशियो है ये क्या बना, 3:8 बना। 3:8 बना ना। ये देखो, कार्बन और हाइड्रोजन जो है कंबाइन करे किस रेशियो में, 3:8 में कंबाइन करे। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो उनका रेशियो जो होगा वो 3:8 ही होगा, या कभी कभी इसका मल्टीपल भी हो सकता है। कार्बन और ऑक्सीजन का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो क्या इतना ही आएगा क्या, ध्यान से निकाल के देखिए। अगर ये आपस में कंबाइन करते हैं तो ये बनाएंगे CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो वजन आएगा वो आएगा बेसिकली 12:2, बेसिकली 32। एक कार्बन एटम का मास 12, दो ऑक्सीजन एटम का मास 32, 2 के टेबल से 6 टाइम, 2 के टेबल से 16 टाइम, 2 के टेबल से 3, 2 के टेबल से 8, कट हुआ तो कितना आया, 3:8। ये है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझ में आ गया क्या? तो मैंने सिर्फ सिंपल सी इतनी सी बात कही, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद अ सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी कि कार्बन सेपरेटली हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन सेपरेटली हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, CH4 और H2O। यहां पे हाइड्रोजन का जो वजन है इन दोनों से कंबाइन करते समय सेम है। देखो, जब इनका रेशियो निकाला तो 3:1, इसका निकाला तो 1:8, हाइड्रोजन का वजन सेम है। तो इनका रेशियो क्या है, ये 3 ग्राम 1 ग्राम से रिएक्ट कर रहा था, ये 1 ग्राम 8 ग्राम से रिएक्ट कर रहा था। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना है, 3:8 है। और जब आप कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड की बात करें CO2 की, तब यहां पर रेशियो 3:8 आता है। तो यही कहना चाह रहा है कि जिस रेशियो में ये बेसिकली कंबाइन करते हैं, या तो वो सेम होगा या वो मल्टीपल होगा जिसमें कि वो खुद कंबाइन करें। यहां पर जो आपको रेशियो देखने के लिए मिलेगा वो या तो सेम होगा जिस रेशियो में कंपाउंड खुद कंबाइन होकर बनते हैं, या वो किसी एक चीज का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, अब एक ये होमवर्क आपको करना है बेटा, सरल सा, केरला PMT 2011 रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के ऊपर का सवाल है, जल्दी से करके आना अगली क्लास के अंदर। ठीक है, आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान, फिर क्लास करेंगे खत्म। ये उन बच्चों के लिए जो अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, और दूसरा उन बच्चों के लिए जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उन बच्चों से जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरी ये गोल्डन लाइंस आप बिल्कुल मार्क कर लेना, खुद की लाइंस है जो मैं समझ पाया हूं जिंदगी से, वो आपको बता रहा हूं। अगर तुम्हारे धर्म और कर्म के बीच में कोई भी आए, उस इंसान को अपने जीवन से हटा दो।
तुम्हारे धर्म और कर्म के बीच में कोई भी आए, उस इंसान को अपने जीवन से हटा दो, निकाल दो उस इंसान को अपने जीवन से। धर्म यानी जिस तरीके से तुम जीते हो, तुम रहते हो, तुम्हारी जीवन शैली है, तुम्हारे सेट ऑफ रूल्स है जिंदगी के जो तुम फॉलो करते हो, अगर उस चीज के बीच कोई आए, या तुम्हारे कर्म के बीच में कोई आए, यानी कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पढ़ाई के बीच कोई आ जाए, तो उस इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल देना। वो तुम्हारा इंसान दोस्त नहीं, वो इंसान तुम्हारा शत्रु है। वो दोस्त दोस्त नहीं होते कि जो तुम कहो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो कहेगी अरे छोड़ना, पढ़ के क्या करना है, चल घूमने चलते हैं। ये दोस्त नहीं, ये शत्रु है, मित्र नहीं शत्रु है। दूर रहे इनसे। चैट बॉक्स में अगर कोई डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब ना होइए, आप पढ़ने आई हैं, पढ़ाई कीजिए। आपका कर्म है पढ़ाई करना भी, मेरा कर्म है पढ़ाना। ना मैं पढ़ाने से डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, ना पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट होना। ठीक है, मिलकर कोशिश करते हैं, बहुत बढ़िया से सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो बस दोस्तों इसी बात के साथ करता हूं इस क्लास को यहीं पे अंत। अच्छा, डीएचए के अंदर आपको अगर एवोगैड्रोस लॉ पे सवाल मिल जाए तो डरना मत, टेंशन मत लेना, कर लेना। ठीक है, बाकी जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि सुनील भैया इज ऑलवेज देयर फॉर यू। एसबी साथ है, पीडब्ल्यू साथ है, तो एसबी और पीडब्ल्यू दोनों साथ है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बढ़िया से आप पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, एकदम खुश रहिए, एकदम मस्त तंदुरुस्त से रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।